अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके दो कंपोनेंट को हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर थर्ड कंपोनेंट जो था हमारा ब्लड वेसल्स, उसमें से हमने आर्टरीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज़, उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली कैपिलरीज़ हैं क्या? ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज़ और वेन्स को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इनके हवाले से ये याद रखनी है, ये वो कैपिलरीज़ हैं जिनके ज़रिए ब्लड और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल का जो है वो तबादला होता है। क्लियर? तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि आर्टरीज़ जब बारीक होती हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं बेटा, आर्टीरियोल्स, और उनका फर्दर डायमीटर जब डिक्रीज़ होता है तो उसको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। और कैपिलरीज़ जब आपस में जॉइन होंगी तो वेन्यूल्स बनाएंगी और वेन्यूल से आगे क्या बनती है, वेन बनती है। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर जनरल हमने जो है वो डेफिनेशन भी देखी थी, तीनों जो डक्ट्स थे, और इसके अलावा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी हमने उसकी देखी थी। तो इस लेक्चर के अंदर हम कैपिलरीज़ को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कैपिलरीज़ बेसिकली हैं क्या? जैसे कि मैंने बताया है, दिस ब्लड वेसल्स विच लिंक आर्टरीज़ विद वेन्स, वो ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज़ और वेन्स को कनेक्ट करके रखती हैं, आर्टरीज़ और वेन्स को कनेक्ट करके रखती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिलरीज़ कहते हैं। दिस ब्लड वेसल्स आर ओनली वन सेल थिकन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा। इनकी थिकनेस कितनी होती है? वन सेल थिकनेस है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल की सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती हैं। और वो सेल्स कौन से हैं? दीज आर सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए आपको कि सिंगल लेयर है और वो कौन से सेल्स मौजूद हैं बेटा? सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स। अब ज़रा इसका हम अगर कंपैरिजन करें, जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया आर्टरीज़ के ऊपर, वो बेसिकली 3 लेयर्स पे मुश्तमिल थी। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और इसके अलावा ट्यूनिका इंटरना। क्लियर? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है। और ये सिंगल लेयर क्यों रखी हुई है कुदरत ने? ये इसलिए सिंगल लेयर मौजूद है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होगा यहाँ से। अगर ये ज़्यादा थिक होती तो डिफ्यूजन, इफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन प्रोसेस के होने में प्रॉब्लम्स होती। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर है तो आसानी से ये प्रोसेस हो सकते हैं और इन्हीं प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो सकेगा, इसलिए यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद है। क्लियर? उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यहाँ पर किस तरह के मटेरियल का एक्सचेंज ये करवाती हैं ब्लड और टिश्यू के दरमियान, कौन कौन से मटेरियल का जो है वो तबादला होता है। तो कैपिलरी वॉल्स आर परमिएबल टू वाटर, और कुछ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो ब्लड में मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिज़ोल्व फूड, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड होंगे। क्लियर? जिसमें हमारे पास ग्लूकोज होगी क्योंकि डाइजेस्टेड फूड होती है। इसके में हमारे पास फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल वगैरह हैं। इन सब जो मटेरियल का जो है वो क्या किया जाता है बेटा? एक्सचेंज करवाया जाता है। किन के दरमियान? टिश्यू और कैपिलरीज़ के दरमियान। तो टिश्यू और कैपिलरीज़, जो कैपिलरीज़ के गिर्द टिश्यू मौजूद हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस भेजे जाते हैं और किन सब्सटेंस को जो है वो वापस एब्जॉर्ब करवाया जाता है। बेसिकली ये सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से ब्लड से मटेरियल निकलेगा टिश्यू के पास, और टिश्यू की जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। बाकी जो मटेरियल है इंक्लूडिंग नाइट्रोजीनस वेस्ट, उसको दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है ये बेसिकली कौन करवा रहा है बेटा? कैपिलरीज़ करवा रही है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप फर्ज करें ये मटेरियल जो है ये यहाँ से गुजर रहा है, ये ब्लड है आपका। क्लियर? अब ये ब्लड से ही क्या होगा कि मटेरियल, ख़ासतौर पे वाटर है, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं, ये सारे के सारे कैपिलरी वॉल को क्रॉस करेंगे और किस में आना शुरू कर देंगे बेटा? ये हमारे ये जो टिश्यूज़ हैं इसमें आना शुरू कर देंगे, ये टिश्यू में आना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा? जिस सेल को जितनी ज़रूरत है वो मटेरियल को क्या करेंगे बेटा? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसके अलावा सेल अपना जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालेंगे और फिर उनको दोबारा, उनका जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन दोबारा कैपिलरीज़ में करवा दी जाती है। यानी कि कौन सा मटेरियल जिनकी दोबारा वापस रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, उनमें से ये होगा कि एक तो नाइट्रोजीनस वेस्ट, वो ब्लड में बैक उसका फ्लो होगा, और जो मटेरियल सेल ने, टिश्यू ने ले लिया, बाकी जो मटेरियल रह गया उसको दोबारा कैपिलरीज़ के जो वॉल्स हैं उनके थ्रू ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में कि किस तरह के जो मटेरियल है वो एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कैपिलरीज़ का जो जाल है कुदरत ने ऐसे बिछाया हुआ है, इतना ज़्यादा डेंस नेटवर्क है कि आपके हर एक सेल तक तकरीबन जो है मटेरियल को पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, फूड को पहुंचाने के लिए कैपिलरीज़ पहुंच रही हैं। इतना बेहतरीन जाल जो है कुदरत ने रखा हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर कैपिलरीज़ के ज़रिए खुराक और ऑक्सीजन तकरीबन हर सेल तक पहुँच रही है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कैपिलरी नेटवर्क इज़ सो डेंस
दैट नो लिविंग सेल इज़ फार फ्रॉम, फार कहते हैं दूर होना, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जिसको सप्लाई ना हो रही हो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, कि आपके हर एक सेल को ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई हो रही है इसी कैपिलरीज के थ्रू। क्लियर? अगर जनरल सेल्स की बात करें, नॉर्मली तमाम सेल्स की बात करें ना, तो क्या होता है कि 1 से 2 सेल्स की लेयर को एक ही कैपिलरीज जो है वो फूड पहुंचा रही होती है। यानी आप सिंपल देखें, अब देखिए ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं सेल्स की, तो इन 2 लेयर्स तक एक ही कैपिलरी एनफ हो जाती है मटेरियल को फ्लो करवाने में या ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाने में। लेकिन अगर हम बात करें लीवर सेल की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ये लीवर सेल की ये कैपिलरीज हर एक सेल तक पहुंचती हैं और उनको फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। यानी लीवर सेल के हर एक सेल तक, लीवर सेल में, ठीक है, हर एक सेल तक कैपिलरीज जो हैं वो फूड और ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में ये नज़र आ रहा है कि ये लेयर है, इसको इस कैपिलरीज के थ्रू, इसको इस कैपिलरी के थ्रू जो है वो मटेरियल मिल रहा होगा। क्लियर? तो हर एक सेल जो है उसको कैपिलरीज यहाँ पर फूड पहुँचा रही है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है कि कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो कैसे चेंज होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके बोर्ड में आ सकता है। हाउ डायमीटर ऑफ कैपिलरीज आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, वो कैपिलरीज का डायमीटर कैसे अल्टर किया जाता है। हाउ अल्ट्रेशन ऑफ डायमीटर अकर इन कैपिलरीज, या कैपिलरी वॉल्स हम कह सकते हैं। तो डायमीटर कैसे चेंज होगा वो ज़रा हम देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके बोर्ड में शॉर्ट आ सकता है। तो डायमीटर ऑफ कैपिलरीज कैन बी अल्टर बाय नर्वस स्टिमुलेशन। एक तो ब्रेन के थ्रू नर्वस स्टिमुलेशन आएगी और उससे क्या होगा कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, उनके जो है वो हम देखते हैं उनके सेल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, या उनको बंद करने में नर्वस स्टिमुलेशन का भी काम है कि कैपिलरीज की वॉल्स को जो है वो ऐसा सिग्नल मिलेगा और ये इनका डायमीटर कम हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी गई है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। अब ये हिस्टामाइन क्या करता है, ये डायलेट करता है, कैपिलरीज को डायलेट करता है। कैपिलरीज की कंट्रैक्शन कैसे होती है, नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू, यानी कि ब्रेन से जो सिग्नल जाएगा। और ये जो कैपिलरीज हैं डायलेट कैसे होती हैं, इनकी जो डायलेशन है बेटा वो किसके जरिए होती है, हिस्टामाइन के जरिए होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि नर्वस स्टिमुलेशन के जरिए ये क्लोज कैसे हो रही हैं और केमिकल के थ्रू डायलेट कैसे होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक पॉइंट नोट करेंगे, चेंज इन डायमीटर इज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन शेप ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिलरीज के डायमीटर को चेंज करना है तो शेप ऑफ सेल को चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर वॉल्स, जो उनकी वॉल्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें आर्टरीज के साथ, आर्टरीज का जो डायमीटर है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, तो वो हमने देखा था कि आर्टरीज की जो दरमियान वाली लेयर है, ठीक है, जिसको हमने ट्यूनिका मीडिया का नाम दिया था, वहाँ पर स्मूथ मसल्स मौजूद थे। वो स्मूथ मसल्स जब कंट्रैक्ट करते थे, रिलैक्स करते थे, उससे डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ होता था और डिक्रीज़ होता था, जिसको हमने नाम दिया था वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन। लेकिन यहाँ ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, यहाँ पर है ही सिंगल लेयर। अब वहाँ डायमीटर को कैसे चेंज करना है, वहाँ सेल की शेप को चेंज करना पड़ेगा। अब ज़रा एक पॉइंट समझें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कैपिलरीज है और ये इसका डायमीटर है, दरमियान से इतना ये खुली नाली है। यहाँ आप देख रहे हैं डायमीटर बहुत कम हो चुका है, यहाँ आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा डायमीटर कम हो गया। अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि जब छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, ठीक है, सेल साइज़ जब डिक्रीज़ होता है तो डायमीटर इंक्रीज़ होता है। क्लियर? और अगर सेल साइज़ इनलार्ज होता है, सेल का साइज़ बड़ा होता है, तो फिर डायमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो सेल साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो ना, कि सेल साइज़ डिक्रीज़ होगा, डायमीटर इंक्रीज़ होगा, और सेल साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डायमीटर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह सेल के साइज़ को कम करने और बढ़ाने का काम कौन करता है, ये नर्वस और केमिकल स्टिमुलेशन करती हैं, और इस तरह डायमीटर को क्या किया जाता है बेटा, अल्टर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और ये आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी सवाल आ सकता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो को कैसे रेगुलेट किया जाता है। अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पर सिंपल एक स्फिंक्टर्स, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का नाम दिया हुआ है, वो जो है वो कंट्रोल करते हैं। स्फिंक्टर्स मैंने आपको बताया था, स्फिंक्टर्स क्या होता है, बेसिकली ऐसी ओपनिंग जिसको कंट्रोल करने का जो काम है वो मसल्स करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो कैपिलरीज के अंदर कितना ब्लड आएगा और कितना ब्लड बाहर निकलेगा, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, स्फिंक्टर्स करते हैं। क्लियर? तो वो ज़रा हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि कैपिलरीज के बारे में हमने देखा था कि आर्टेरियोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हर कैपिलरी को ब्लड की सप्लाई करते हैं। आर्टेरियोल्स ब्रेक हुई थी और उन्होंने क्या बनाया था बेटा, कैपिलरीज बनाई थी। और फिर कैपिलरीज से आगे ब्लड किस में जाता है, वेन्यूल्स में, और फिर उसके बाद फ्लो फ्रॉम वेन्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो आगे किसकी तरफ होता है बेटा, हार्ट की तरफ होता है। वेन से किसकी तरफ जाएगा, पहले
वेन्यूल से, कैपिलरीज से वेन्यूल्स और वेन्यूल से वेन्स में जाएगा और फिर उसके बाद हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा। लेकिन ये इतना आसान से सर्कुलेशन नहीं है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आर्टीरियोल्स में जब ब्लड आता है तो फिर आर्टीरियोल से फिर किस में जाता है, मेटा आर्टीरियोल्स में जाता है। मेटा आर्टीरियोल से थ्रू फेयर चैनल्स में जाता है, थ्रू फेयर चैनल से फिर आगे कैपिलरीज निकलते हैं, फिर कैपिलरीज में जाता है। यानी कि ये दो चीज़ें और ऐड हो गई। हम तो समझते थे ना कि आर्टीरियोल से शायद डायरेक्ट कैपिलरीज में ब्लड जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये होता है कि मेटा आर्टीरियोल्स होती हैं और थ्रू फेयर चैनल्स होते हैं, उनमें से भी ब्लड पास आउट होता है। तो यहाँ डायग्राम में आपको थोड़ा सा, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसमें वाज़े आपको दिखाया गया है कि ये आपकी जो नाली ऊपर रेड कलर में, इसको हम आर्टीरियोल्स कहते हैं। आर्टीरियोल से मज़ीद जो बारीक नालियाँ निकल रही हैं इनको हम कहते हैं मेटा आर्टीरियोल्स। क्लियर बेटा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा ये एक बड़ी सी नाली है जो आगे किसकी तरफ जा रही है बेटा, ये वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट हो रही है। इस बड़ी सी नाली को हम कहते हैं थ्रू फेयर चैनल्स। फिर इसी बड़ी सी नाली से कुछ जो है वो छोटी छोटी नालियाँ निकल रही हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास ये कैपिलरीज बन जाएंगी। तो ये कैपिलरीज किस से निकलती हैं, थ्रू फेयर चैनल से निकलती हैं। दोबारा इसकी थोड़ा सा एनाटॉमी को समझें कि आर्टीरियोल्स मज़ीद बारीक होंगी तो आगे डक्ट्स बनाएंगी, मेटा आर्टीरियोल्स जिनको हम कहते हैं उनसे आगे बनते हैं थ्रू फेयर चैनल्स, और थ्रू फेयर चैनल से ये जो आपको डायग्राम में ये नज़र आ रही हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा, ये कैपिलरीज हैं। तो ब्लड किस में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरीज से फिर आगे किस में ब्लड जाएगा बेटा, ये वेन्यूल्स में जाएगा। तो ये असल में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। अब ज़रा आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो डायमीटर आर्टीरियोल्स का है वो तो इनलार्ज है, वो तो बड़ा डायमीटर है, वो ज़्यादा डायमीटर है, उसमें ब्लड ज़्यादा आएगा। और उसके बाद जो है जो कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज़ होता है वो तो कम होता है, डायमीटर कम होता है, और हैवी सिंगल लेयर। ब्लड जब ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर की तरफ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर। अब अगर ब्लड प्रेशर वही रहा जो आर्टीरियोल्स के अंदर है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि कैपिलरीज की वॉल्स फट सकती हैं। तो इसलिए ब्लड के फ़्लो को मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ख़ास किस्म के ये आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ मसल्स नज़र आ रहे हैं जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ़्लो को मेंटेन करते हैं, उनको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। यही प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आर्टीरियोल से कितना ब्लड आएगा, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसके जो है वो उसके फ़्लो को कैसे मेंटेन रखना है। ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा होता है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कर रहे होते हैं। ना ज़्यादा ब्लड आने देंगे ना कम करेंगे। हाँ, कंसंट्रेशन ब्लड की वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड के, हमारे अंदर काम किस तरह का हो रहा है। अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ओपन होंगे ताकि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हमारी एक्टिविटी कम है तो फिर कैपिलरीज के साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे कि कम ब्लड का फ़्लो। क्लियर बेटा। और दूसरा ये है कि जो फ़्लो है यहाँ पर जो है बहुत स्लो हो जाता है। ये कैसे स्लो होता है, जब तक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा तो फिर तब तक जो है वो ब्लड को आगे वेन्यूल्स और वेन्स में नहीं डाला जाता। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम फिर कौन करेगा, यहाँ पर हमारे पास जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हैं वो ब्लड की स्पीड को भी मेंटेन करते हैं कि यहाँ स्लो स्पीड हो, और तकरीबन 1 mm पर सेकंड होती है। 1 mm तक जो है वो आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिलती है। इतना स्लो स्पीड जी बिल्कुल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। अगर ऐसे ही ब्लड आए और यहाँ से गुजर के इधर चल जाए तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सही तरीके से नहीं हो सकेगा, इसलिए इसकी स्पीड को क्या किया जाता है बेटा, डिक्रीज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, और हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बारे में थोड़ा सा टच दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल से बताया है कि यहाँ पर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्यों मौजूद होते हैं। ये तो बेटा हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है, बेसिकली ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कंट्रोल अमाउंट ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर ब्लड की अमाउंट को क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद इनके अंदर जो फ्लो है ब्लड का वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, कि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कितनी है, उसी हिसाब से ब्लड के फ्लो को मेंटेन किया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी कम है तो ब्लड का फ्लो कम हो सकेगा। तो ये नेक्स्ट जो हम पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे अकर होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि कैपिलरीज के थ्रू होता है, लेकिन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ज़रा हम थोड़ा सा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस, और दूसरा ये है कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किए हुए हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है कि किसी मटेरियल का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाना, बिल्कुल उलट है, और यहाँ पर एटीपी खर्च होगी। तो यहाँ पर आपके ब्लड के अंदर ये देखिए, ये कैपिलरीज हैं, ये जो मैंने ड्रॉ की हुई ये कैपिलरीज हैं, और इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है।
तो ब्लड से मटेरियल जो है वो कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके टिश्यू के पास और टिश्यू से वापस कैपिलरीज के पास कैसे आएगा, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। इसके अलावा ये मटेरियल जो है इंट्रासेलुलर स्पेसेस से भी एंटर हो सकता है। दैट मीन्स ब्लड से इंटरसेलुलर स्पेसेस को क्रॉस करते हुए टिश्यू फ्लूइड के अंदर जा सकता है मटेरियल, और इसके अलावा टिश्यू से दोबारा कैपिलरीज के अंदर इन्हीं इंट्रासेलुलर स्पेसेस। अब आप कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है? कैपिलरीज की जो सेल्स हैं उनके दरमियान मौजूद स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर बिटवीन सेलुलर सेल के दरमियान जो स्पेस मौजूद है। तो चाहे वो ब्लड से टिश्यू की तरफ मटेरियल जा रहा है, चाहे वो टिश्यू से वापस इन ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, दोनों प्रोसेस जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस भी यहाँ इन्वॉल्व होता है। अब एंडोसाइटोसिस क्या है कि सेल को इनटेक करना बाय इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ के किसी मटेरियल को एनगल्फ करना, निगलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ये एंडोसाइटोसिस है। और फिर उसके बाद बाहर सेल से बाहर किसी मटेरियल को निकालना, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। अब ये क्या होगा वो ज़रा देखें। देखिए टिश्यू से पहले तो यह है कि ब्लड के अंदर मटेरियल आएगा सेल के अंदर, और इस एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अपनी मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए टिश्यू में जाएगा। इसके अलावा टिश्यू से दोबारा एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल में, और सेल से फिर दोबारा एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ब्लड में आएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि शायद ब्लड से टिश्यू की तरफ जा रहा है, बल्कि टिश्यू से वापस आ भी तो रहा है ना, तो वो भी इसी प्रोसेस के ज़रिए ही वो क्या करता है, मटेरियल टिश्यू से कैपिलरीज के अंदर आता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके अंदर हमने कैपिलरीज को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेन्स और इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।